आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए। आर्ट एंड कल्चर में एक ऐसे इंफॉर्मेशन था, कोला कम्युनिटी का एक सेरेमनी। तो कोला कम्युनिटी, इनका एक सेरेमनी होता है जिसमें ये जो है, जो मम्मी होते हैं उसको प्रिजर्व वगैरह करने का जो है वो काम करते हैं। ये जो कम्युनिटी होती है ये एंडीज रीजन में होती है, मतलब अर्जेंटीना के यहाँ जो है, मतलब अर्जेंटीना में जो है ये पाई जाती है। तो यहाँ पे एक सेरेमनी हुई चाइल्ड ऑफ चानी को। तो जैसे कि इसमें जो है वो मम्मी डिस्कवर हुआ था जो कि फ्रोजन था 1905 में। और ये एक 5900 मीटर्स एक माउंटेन में जो है वो मिला था। फिर इसको जो है वो म्यूजियम में रखा गया काफी समय तक। तो इसी के रिटर्न से रिलेटेड था। तो बस ये याद रखो कि ये कम्युनिटी कौन से कंट्री की है या कौन से रीजन की, क्योंकि ज्योग्राफी में कभी कभी इस तरह से चीजें पूछ दिए जाती हैं कि क्या इसका है। फिर वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने पार्टिसिपेट, मतलब इन्होंने इनॉग्रेशन किया। 140th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस हुए। दीपिका मलयालम डेली एक है इसका। तो यहाँ पे ये गए थे, केरला में है ये। और दीपिका, ये एक मलयालम न्यूज़पेपर है जो कि 24 अप्रैल 1887 को इसके फाउंडेशन हुआ था, रखा गया था, इसकी स्थापना हुई थी। और केरला में जो कैथोलिक मिशनरीज हैं उनके द्वारा इसको जो है वो चलाया जाता है। और इसने काफी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। जो सोशल और कल्चरल लाइफ है रीजन के बारे में, उसको उससे रिलेटेड जो भी चीजें थी उसको पब्लिश इसमें जो है वो किया जाता था। तो ये सेरेमनी हुई कोट्टायम में, केसी मोमेन मप्पिलई हॉल में। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, इनको एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। और इन्होंने कहा कि इनका एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में। और एक इन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया काफी इम्पोर्टेंट है सोशल हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए। और इन्होंने मतलब इसको प्रेज किया। ये एक इंडिया का सबसे पुराना जो है वो मलयालम न्यूज़पेपर है। तो ये है कि मतलब कैसे जर्नलिज्म को और बेहतर किया जाए। जैसे अब आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जर्नलिस्ट ज्यादातर अपना जो वर्क है उसको ना करके इधर उधर की चीजों में ज्यादा रहते हैं। गवर्नमेंट प्रो कह लो एक अप्रोच पूरा रहता है, चौथा स्तंभ माना जाता है, फोर्थ पिलर। बट अभी अगर देखा जाए तो फोर्थ पिलर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो रोल उन्हें प्ले करना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो ये है। अभी हाल फिलहाल में काफी बवाल भी हुआ है, जैसे केसेस वगैरह, मतलब अंजना ओम कश्यप है आज तक की, तो वो काफी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको काफी भला बुरा बोला है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अ, जो अगर मीडिया देख ले तो बहुत फ्री नहीं रह गया है, और उनका जो वर्क है वो वैसा नहीं है कि उन्हें जो जनता के इश्यूज है उनको ले आना चाहिए, जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स है, जो वो नहीं कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए, तो वो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे न्यूज़पेपर्स भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ऐसी चीजें हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, सही तरीकों से चीजों को लेके नहीं आया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं। तो खैर ये जो न्यूज़पेपर है इसका 140th ईयर कंप्लीट हो चुका है। फिर सारीपुत्र और महामोगलाना के रिलिक्स ये मंगोलिया में इसको पहुंचाया गया, और इंडिया ने वहां पे इसको भेजा है। और ये जो है ये वहां पे उलान बतौर बटार में गांतांग चेकचेंग लिंग मोनेस्ट्री में जो है वो रखे गए। बुद्ध पूर्णिमा थी कल। तो तो मैम 10 डे। क्यों भेजे हैं ये? हाँ, क्यों भेजे? वहाँ पे क्या है? कुछ है नहीं, मंगोल कल्चरल रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे वहां पे भी बुद्धिज्म को फॉलो करने किया जाता है, काफी सारे लोग हैं। तो गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव लेती है ताकि कल्चरल और स्पिरिचुअल रिलेशंस को बढ़ाया जा सके। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ बुद्धिज्म का ओरिजिन तो इंडिया में ही है ना, यहीं से काफी सारी चीजें ओरिजिनेट हुई और बाकी अदर कंट्रीज में फैली।
तो रिलेशंस को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो भेजती है। 10 दिन के लिए वहां पे एग्जीबिशन जैसे रखा जाएगा, इंडिया से लेके गए हैं। अभी 10 जून तक इसको रखा जाएगा। जो वहां पे डिवोटीज हैं वो उसको देख सकेंगे, है ना, वो उनके फेथ से रिलेटेड चीजें हैं। तो टाइज को और बेहतर करने के लिए, कल्चरल डिप्लोमेसी को और बेहतर करने के लिए ये सारी चीजें जो है वो की जाती हैं। तो इंडिया से ये मंगोलिया जो है वो भेजे गए हैं। ठीक है, और बुद्ध इंडिया और पूर्णिमा का भी था ना इस वजह से। बुद्ध पूर्णिमा था, इसी उसी उस पे जो है वो भेजे गए हैं। और दोनों कंट्रीज के बीच में का एक लॉन्ग हिस्ट्री रहा है, बुद्धिस्ट कनेक्शन रहा है। बुद्धिज्म इंडिया से ही जो है वो मंगोलिया फैला था 13th सेंचुरी में वाया सिल्क रोड। ठीक है, और यहाँ पे ये जो गैंदांग चेंगलिंग मोनेस्ट्री है, ये अर्ली 19th सेंचुरी में बनी। और ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है वहां पे। यहाँ पे खालका मंगोल रूलर थे। ठीक है, उनके अंदर ये फ्लरिश हुआ, और काफी इन्होंने जो है वो एंटी रिलीजियस जो कम्युनिस्ट एरिया एरा जब आया, तो जो चीजें हैं उसको भी इसने जो है वो पूरा देखा। और ये सरीपुत्र, और जैसे कि अभी बुद्धिज्म का काफी आ रहा है, कई सारी कंट्रीज में ऑलरेडी यहाँ से रिलिक्स वगैरह भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से। इंडिया ने लास्ट ईयर जो है वो इनको मिला भी था, इन्होंने जीत वो किया था, जो बुद्ध के रेलिक्स थे उसको उन्होंने खरीदा था ऑक्शन में। ठीक है, तो ये मतलब काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसमें पूछा जा सकता है डिफरेंट इसके बारे में, डिफरेंट मोनेस्ट्रीज के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब ऑप्शन दे सकते हैं वो करने के लिए। और फिर जैसे इसमें बताया गया है कि ये जो अभी जो रेलिक्स गए हैं ये किसके हैं, ये लॉर्ड बुद्धा के दो प्रमुख इनके जो है वो शिष्य थे, जो कि अपने विजडम के लिए बहुत जाने जाते थे, इंटेलेक्चुअल पावर के लिए काफी जाने जाते थे। तो उन्हीं के ये रिलिक्स जो है वो गए हैं। ये सरिपुत्र है और महा मोगलाना, तो इनके नाम याद रखो। फिर ये मोनेस्ट्री कहाँ पे है, किससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें जो है वो पूछ सकते हैं। और जैसे पूर्णिमा को वहां पे मंगोलिया में विसाख डे कहा जाता है, और इस दिन जो है वो काफी यहाँ पे सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं कि ये बर्थ और एनलाइटनमेंट और डेथ जो है लॉर्ड बुद्धा का, उसको दर्शाता है, और काफी पवित्र दिन ये माना जाता है बुद्धिज्म में। फिर अभी मैसिव डस्ट स्टॉर्म आए हैं चूरू में, राजस्थान में। तो ये काफी जो है वो भी न्यूज में है, वायरल भी हो रहा है। पूरी तेज हवाएं चल रही हैं जिनमें काफी धूल भरी हुई है, जो कि मिडिल ईस्ट रीजन से जो है ओरिजिनेट इसका हुआ है, ओरिजिन, और थार से। और जैसे अरावली की बात कही गई है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे जो है वो अरावली एक बैरियर का काम करता है। जैसे हमें पता है कि पिछले साल अरावली में जो इलीगल माइनिंग हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अर्बनाइजेशन, जो लैंड को यूज करने के लिए पूरा जो है फॉरेस्ट को जो है वो खत्म किया जा रहा है, तो उसकी वजह से काफी बवाल भी हुआ था, और उस पे अभी केस भी चल रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे ये रेंज जो है वो एक बैरियर का काम करती है, और जो विंड्स हैं, जो डस्ट है, उसको स्लो करती है, ड्रॉप हो जाती है सैंड। ठीक है, तो और जो वेजिटेशन है, तो मतलब उसका इतना इम्पैक्ट है अरावली का, कि अगर वो ना रहती तो दिल्ली और राजस्थान और जो तुम्हारा ये पूरा हरियाणा वगैरह का रीजन है, वो डेजर्ट में जो है वो चेंज हो सकता था। और अगर आगे आने वाले टाइम में ये रेंजेस को पूरा डिस्ट्रॉय अगर किया जाएगा, तो ऐसी ही चीजें जो है वह होंगी। ठीक है, तो ये है। और इसमें बताया गया है कि ये जो स्टॉर्म होते हैं, ये इंटेंस हीट और ड्राई कंडीशन की वजह से जो है वो होते हैं। फिर वेस्टर्ली बहती हुई जो है वो धूल को, जो डस्ट है, उसको ट्रांसपोर्ट करके जो है वो आती है। और अभी आईएमडी का क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस, इसमें बताया गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जो उसके जो पार्ट्स हैं, यहाँ पे हाईएस्ट स्टॉर्म फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अरावली का जो प्रोटेक्टिव रोल है वो भी स्ट्रेस में है, मतलब जैसा कि बताया कि वहां पे माइनिंग और वेजिटेशन लॉस की वजह से काफी दिक्कत जो है वो हो रही है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का असेसमेंट है कि फ्रॉम 2018, 31 of the 128 Aravali in hills in Rajasthan has disappeared due to anthropogenic pressures, मतलब इंसान के ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से 198 में से 31 जो फॉर जो हिल्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो ये एक काफी प्रेशर जो है वो बन रहा है, तो माना जा रहा है कि इससे और आने वाले टाइम में जो सिचुएशन है वो तो खूब खराब होगी। और इसके रिस्टोरेशन के लिए जो है वो काम किया जा रहा है इसमें।
लेकिन अभी बहुत ज्यादा कुछ चीजें जो है वो हो नहीं पाई हैं। अरावली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जा सकता है ये ओल्डेस्ट फाउंड फोल्ड माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के, और इनका स्ट्रेच भी काफी है। ये 692 किलोमीटर्स में लगभग फैले हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट इनका डायरेक्शन है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे स्टेट्स को जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, तो ये एक अहम भूमिका निभाते हैं यहाँ का जो क्लाइमेट है उसको पूरा मेंटेन करने में। तो यही है, इसमें बताया गया है कि कैसे इसमें हमें और वर्क करना होगा, फर्दर इनको प्रिजर्व करना होगा, डिस्ट्रॉय करने से बचाना होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आगे आने वाले टाइम में रहने वाली जो है वो कंडीशन जो है वो नहीं रहेगी। लोग ऐसे ही गर्मी से और पानी, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, इनकी वजह से जो है वो इकोसिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर बांग्लादेश ने पद्मा बैरेज प्रोजेक्ट है, इसको जो है वो अप्रूव किया है। ये एक लार्ज रिवर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है पद्मा रिवर में। पद्मा रिवर जो बांग्लादेश का जो गंगा का वहां का जो स्ट्रेच है उसको पद्मा कहा जाता है। राजभरी डिस्ट्रिक्ट में है ये। और इनका कहना है कि ये इसको बना रहे हैं ताकि जो साउथ वेस्ट रीजन है वहां का जो वाटर का प्रॉब्लम है, जो ड्रॉट वगैरह आता है, उसको जो है वो ये टैकल कर सके। और ये जो बैराज बन रहा है ये 2.1 किलोमीटर लॉन्ग है। इसमें 78 स्पिलवे गेट्स हैं, और इसमें फिश पैसेज वगैरह भी बनाएंगे, नेविगेशन लॉग्स भी बनाएंगे ये। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें जो है वो 2.9 बिलियन क्यूबिक ऑफ वाटर जो है ये रहेगा। और इसकी जो हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 113 मेगावाट है। और जो इसके सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये एक लॉन्ग डिलेड नेशनल इनका वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे जो है वो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो होंगी, फिशरीज को डैमेज होगा, वाटर लॉजिंग जो है ये सब जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं, एशियन जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे काफी सारे जो है वो रिवर्स में बैरियर बन रहे हैं, तो इसको लेके भी जो है वो लोग क्रिटिसाइज में करते हैं। पद्मा बैरेज ये याद रखना कहाँ बन रहा है ये है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन ये वर्ल्ड का वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में आता है। और कई कंट्रीज जो है वो शेयर करती हैं, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चाइना। फरक्का बैरेज ये बनाया गया था इंडिया ने बनाया था 1975 में। ठीक है, काफी एक लंबा इनका टेंशन रहा था। फिर बाद में बांग्लादेश ने कहा कि इसकी वजह से जो यहाँ पे इनके यहाँ जो है वो काफी ड्राई रहता है और इकोलॉजिकल जो है वो डिग्रेडेशन हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो है वो पद्मा बैरेज ये बना रहे हैं। इनका कहना है कि इससे जो है वाटर रिसोर्सेस को, ये इनका एम है कि बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज कर सके। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। फिर डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर हैं टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। इन्होंने अनाउंस किया कि जो रेयर स्ट्रेन है एबोला का, इससे 5 जो पेशेंट्स हैं ये रिकवर हुए हैं, और अभी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के विजिट पे थे। वहां पे बुनिया एक जगह है जो कि इपी सेंटर है, यहीं पे एबोला का आउटब्रेक हुआ है। बुनिया जगह का नाम याद रखना कहाँ पे है ये। इन्होंने कहा है कि जो लोग हैं वो रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया अभी डब्ल्यूएचओ ने कि 906 सस्पेक्टेड केसेस हैं, और इसमें जो डेथ्स हुई हैं इबोला आउटब्रेक की वजह से वो लगभग 223 हैं। तो अभी भी इबोला को लेके, उसके आउटब्रेक को लेके काफी सारी जो है वो एडवाइजरीज जारी की गई हैं। ये एक वायरस वायरल डिजीज होती है, इसको एबोला हेमोरेजिक फीवर पहले कहा जाता था, और ये काफी डेंजरस होती है। और इससे जो ये अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं यहाँ पे काफी इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। इसकी वजह से टाइम टू टाइम जो है वो इसका बार बार ये आउटब्रेक होता है, इसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ्स जो है वो होती है। और एवरेज जो अगर हम बात करें कि एबोला वायरस डिजीज है, इसका जो फैटिलिटी रेट है ये 50% है। ठीक है, और पास्ट जो आउटब्रेक्स रहे हैं वहां पे तो 25% से लेके 90% तक का जो है वो रहा है। तो इसको अभी डब्ल्यूएचओ काफी सीरियसली देख रहा है कि इसका और जगह जो है वो स्प्रेड ना हो, और जगह जो है वो प्रॉब्लम्स ना हो।
फिर हर्बल सिगरेट्स के से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आई थी, जैसे कि कल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस इन्होंने एक स्टडी की है और इन्होंने बताया कि जो हर्बल सिगरेट होती है, और ये इसको इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए कोई लॉ नहीं है, गवर्न नहीं होता है, तो ये भी उतना ही हार्मफुल होता है जितना कि टोबैको सिगरेट जो है वो होती हैं। और अगर हम हर्बल सिगरेट्स की बात करें तो इंडिया में इनको नेचुरल और टोबैको फ्री या इवन फॉर थेरेपेटिक अल्टरनेटिव्स के तौर पे इसको यूज जो है वो किया जाता है। तो इसी के उसमें इन्होंने डिस्कवर किया, मतलब इनकी फाइंडिंग्स ये आई है कि नहीं, ये भी जो है वो काफी जो है वो हार्मफुल होता है। और इस स्टडी में इन्होंने दो जो है वो हर्बल सिगरेट ब्रांड हैं, इनकी स्टडी की है, जो कि तेंदू इबोनी लीफ रैपर्स, जो बीड़ी होता है उसको पूरे स्टडी किया, जो कि बीड़ी बनाने के लिए इसका काम किया था। इन्होंने पाया कि नहीं, ये भी जो है वो काफी हार्मफुल होता है। जो हर्बल सिगरेट्स होती हैं उसमें कई सारी हर्ब्स बनाया जाती हैं, और इसको मतलब कहा जाता है कि अगर आपको सिगरेट की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं, तो मतलब कहीं से भी ये भी जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, हार्मफुल ये भी है, टोबैको के ही जैसा। फिर अभी सीबीएसई काफी जो है वो प्रॉब्लम चल रही है ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेके, और मतलब इसमें इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज जो है वो काफी आ रहे हैं। और ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है, इसको यूज किया गया है इस बार पहली बार सीबीएसई के एग्जाम में, और उसकी वजह से जो परसेंटेज है ऑफ पास और उनका जो नंबर है वो काफी कम हो गया है। काफी इसमें जो है वो कंप्लेंट्स आ रही हैं बच्चों की कि इनकी कॉपी जो है वो चेंज हो गई है, मार्क्स कम है। इसकी वजह से अभी प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। और ये जो मार्किंग सिस्टम है, इसको स्टार्ट इन्होंने 2013 तो 14 में ही जो ये करना चाहते थे, बट उस टाइम पे जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, और नहीं चीजें सही से हो पाई थी, तो वो उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। फिर इसमें इसको 24-25 में जो है वो स्मॉल वॉल्यूम सब्जेक्ट में इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने को कहा था। फिर बाद में अभी इसको पूरा का इम्प्लीमेंट जो है वो किया गया है। तो लेकिन अभी इसकी भी वजह से काफी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। और जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उनका कहना है कि उनकी जो आंसर शीट्स हैं वो चेंज हो गई हैं, तो इसको लेके भी काफी जो है वो विवाद हो रहा है। गवर्नमेंट को भी लोग कह रहे हैं कि अभी प्रॉपर तरीके से अगर सिस्टम नहीं बना था तो इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना था। जो कंपनी को इसका दिया गया है कि आप इस पे वर्क करिए, तो उसका भी नाम आ रहा है कि उसका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं रहा है, तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। तो ऑन स्क्रीन मार्किंग ये सीबीएसई का तो एक मैम ये डिजिटल, जो रिजल्ट आए हैं 10th और 12th की, इनकी कॉपीज में गड़बड़ हुई है? हाँ, इन्हीं की कॉपी में गड़बड़ी जो है वो पाई गई है। मतलब इनका कहना है कि जैसे इन्होंने सिस्टम वो तो बनाया कि ये एक इनका इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, काफी बेनिफिशियल रहेगा, अच्छा रहेगा। हम्म। बट ये जो टेंडर जिस कंपनी को दिया गया, उसने प्रॉपर तरीके से अभी उसके पास उतना नो हाउ नहीं होगा, टेक्नोलॉजीज नहीं होगी। और इसमें ये भी चीजें निकल के आ रही थी कि जैसे 10 दिन पहले टीचर्स को भी इन्फॉर्म दिया गया कि इस तरह से आपको पूरा चेक करना है, तो उन्हें भी प्रॉपर पता नहीं है कि कैसे जो है वो ये पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है? ऐसे ऐसे जैसे चीजें आती हैं तो उनको पूरा प्रॉपर तरीके से बिना वो किए नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर खराब होता है ना, क्योंकि लोगों के मार्क्स कम हो गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं, मतलब अब बच्चों को पता है कि हमने ये इतना तो हम करके आए थे, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से काफी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, तो इसी को लेके पूरा विवाद है। इसमें जो सॉफ्टवेयर ये ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड करता है कॉपीज वगैरह को। इसमें कहा जा रहा है कि कई सारी कैलकुलेशन एरर्स भी जो है वो हुई हैं। तो इसमें सीबीएसई ने भी कहा है कि इस पे अभी हम और वर्क कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बच्चों को कहा भी है कि जिनके प्रॉब्लम है, डेट एक्सटेंड कर दी है, अपने जो भी उनकी शिकायतें हैं कि वो डालिए, और फिर से जो है री इवेल्युएशन होगा, तो मतलब ये सारी चीजें जो है वो होंगी। तो एक्चुअली जो ये किया गया है, ये मॉडर्नाइज करने के लिए किया है कि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसको और बेहतर किया जाए, और मॉडर्नाइज किया जाए। बट प्रॉपर तरीके से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो अब देखो इसमें फिर फर्दर क्या जो है वो गवर्नमेंट का और सीबीएसई का रहता है। तो फिलहाल तो अभी डेट वगैरह एक्सटेंड कर दी है, जैसे जिनके कम नंबर आए हों, जिनको इशू हो, तो वो अपना कंप्लेन करें, और फिर उनकी कॉपीज वगैरह का जो है वो री चेकिंग वगैरह होगा, ताकि उनके जो मार्क्स हैं वो सही हो सके। लेकिन ये है ना कि इससे प्रॉब्लम्स तो काफी बढ़ जाती है ना, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो बैठते हैं सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया। तो ये है, बहुत से बच्चों ने कम मार्क्स की वजह से सुसाइड भी कर लिया, तो प्रॉब्लम्स तो है।
फिर जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका रिपोर्ट आया है। तो उसमें आया है कि जो यंग वुमेन है अर्बन इंडिया में, इनका जो है ये फैमिली वगैरह को जो है वो स्टार्ट करना डिले कर रही है करियर और स्टेबिलिटी के पर्पस के लिए। इसकी वजह से काफी जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं फर्टिलिटी रिलेटेड और लेट प्रेगनेंसी की वजह से। ठीक है। और अभी एक नया स्टडी है जैसे कि लैंसेट ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी और वुमेन हेल्थ, इन्होंने बताया कि इंडिया में जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है उसमें काफी डिक्लाइन हुआ है। और पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 384 डेथ्स होती थी पर 1 लाख लाइव बर्थ 2000 में, और वो अभी 2023 में कम होके 88 हो गई। तो काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। और जो फैमिली हेल्थ सर्वे है अभी, इसमें बताया गया है कि 57% जो वुमेन है 15 से 49 ईयर की एज की, तो वो एनेमिक है। तो इसमें राइज देखने को मिला है। ठीक है। तो एनीमिया भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और एनीमिया की बढ़ने से हेमरेज का डर होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और इससे फिर फर्दर जो है वो मैटरनल डेथ्स हो सकती हैं या प्रीटर्म लेबर जो है वो हो सकता है। तो उसमें बताया गया है कि कैसे जो आयरन है वो काफी इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, और आयरन और फोलिक एसिड का जो सप्लीमेंट है इसको दिया जाना चाहिए, और हर वुमेन तक जो है वो इसको पहुंचना चाहिए। ओरल आयरन ये स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है अगर माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया है तो। और इसमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप जो है वो आयरन कंज्यूम करिए, क्योंकि ज्यादातर जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनका जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो काफी कम होता है। फीमेल्स अपने हेल्थ पे बहुत जैसे ध्यान भी नहीं देती हैं, ठीक है, वर्क या प्रेशर के चलते। तो ये सारी चीजों से जो है वो काफी इम्पैक्ट पड़ता है, और लेकिन इस पे ध्यान देना होगा। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि जैसे कि जो सीवियर एनेमिक होती हैं या जो उनका जो अगर एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होता है, क्योंकि ओरल जो है वो नहीं टॉलरेट कर पाती हैं अगर आयरन दिया जाता है, तो उनको इंट्रावेनस आयरन दिया जाता है, जो कि फेरिक कार्बोक्सी मैल्टोज होता है। एक क्रिटिकल ऑप्शन के तौर पे इसको जो है वो देखा जाता है। तो सेफ मदरहुड को बढ़ावा देने के लिए, मदर हेल्थ को बेहतर करने के लिए इसमें मतलब बताया गया है कि आयरन और फॉलिक एसिड का जो यूजेस है उसको बेहतर और करना चाहिए। और सर्वे के बारे में बताया गया कि क्या रेट है, तो ये भी है। कल का जो इस मैगजीन है वाला उसमें जो पूरा, नेशनल हेल्थ सर्वे है ये तो फिफ्थ की बात कर रहे हैं। जो हाँ अभी अभी जो रिसेंट आया है वो रिसेंटली तो आया सिक्स्थ है, आ गया है ना। हाँ 6 आ गया है, तो अभी तो रिसेंटली आया है, तो एक हफ्ते हो गए। तो उसमें पूरा डेटा निकल के आ रहा है। तो जैसे कल ही अभी जो मैगजीन है उसमें ओबेसिटी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सारा पूरा डेटा जो है वो दिया गया है। तो और जो ये जो नेशनल, आर्टिकल है ये फिफ्थ के लिए बता रहे हैं, हाँ ये मतलब एनेमिक ये वाला। ये एक लैंसेट की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने पुरानी रिपोर्ट का बताया है। तो लेकिन अभी चेंजेस हुए हैं आगे, और कुछ और भी मतलब चीजें और बेहतर हुई हैं, बट मतलब ये है कि ओवरऑल जो फीमेल की हेल्थ है वो अभी भी उस पे ज्यादा फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि एनीमिक कंडीशन भी जो है वो भी बढ़ रही है। ठीक है। तो यही है। तो उसको कल रीड कर लेना जो कल का मैगजीन है, क्योंकि कल क्लास तो हुई नहीं थी, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट डेटा निकला, उसमें ओबेसिटी से रिलेटेड भी बहुत सारे डेटा निकले हैं। ठीक है। वर्किंग सिचुएशन क्या है फीमेल्स की उस पे भी सारा है बताया गया। तो वो जो इसका डेटा है फैमिली हेल्थ सर्वे का इंपॉर्टेंट रहेगा, जब तक सेंसस नहीं आएगा तब तक इसी के डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में ये लोग पूछ सकते हैं। फिर अभी साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डियागो में, इन्होंने एक न्यू ट्रीटमेंट अनाउंस किया है फॉर मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटो हेपेटाइटिस। और ये एक फैटी लिवर डिजीज का एक एग्रेसिव फॉर्म होता है। उसमें उन्होंने बताया गया कि ये जो है वो ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज की वजह से होती है। अगर लंबे समय तक किसी को डायबिटीज है तो उसकी वजह से उसका जो लिवर है वो डैमेज हो जाता है। तो इन्होंने एक न्यू जो है वो ड्रग इन्वेंट किया है, इसमें आयरन 224 है, और ये लिवर एंजाइम को ब्लॉक करके जो है वो वर्क करता है, जैसे कि अगर सिरोसिस या लिवर फेल्योर जैसा कोई प्रॉब्लम रहता है इसमें। तो फैटी लिवर डिजीज इसके बारे में भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो अभी एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है एऑन 224, जो कि लिवर के लिए प्रिपेयर किया गया है। और फैटी लिवर डिजीज में रेंज ऑफ कंडीशन होती है, इसमें लिवर में एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, और जो MASH है या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड
हेपेटाइटिस ये सिवियर फॉर्म होता है फैटी लिवर डिजीज का। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जिसमें जो है काफी सारी जो सिचुएशन वो परसिस्टेंट रहती हैं, ओबेसिटी की, हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की, तो उसकी वजह से ये होता है। तो ये नया भी डिस्कवरी इन्होंने किया है। फिर राजीव कृष्णा इनको उत्तर प्रदेश का न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है। और ये फर्स्ट परमानेंट पुलिस चीफ बने हैं स्टेट के 222 के बाद से। अभी ये डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट है। और ये 29 में जो है वो इनका अभी जो है वो रिटायरमेंट होगा। इसके पहले जो लास्ट रेगुलर डीजीपी थे वो मुकुल गोयल थे। तो अभी जो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने न्यू इसको स्टार्ट किया है, मतलब इनको नया बनाया है डीजीपी। डीजीपी एक हाई रैंकिंग पोजीशन होता है इंडियन पुलिस सर्विस में। ये सबसे सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर माने जाते हैं किसी भी यूनियन या टेरिटरी की। और जितना भी पूरा पूरा जो पुलिस फोर्स है इन्हीं के जुरिस्डिक्शन में आता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंट करना, मैनेज करना, ये सब का जो है वो इन्हीं के अंतर्गत आता है। और सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो है वो इनको बनाया जाता है स्टेट्स के द्वारा। फिर इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का जो प्रोसेस है ये भी स्टार्ट कर दिया है। और 19 स्टेट्स और यूटीज में, ठीक है, इसमें 3 स्टेट्स हैं और 16 स्टेट्स हैं और 3 जो है वो यूनियन टेरिटरीज हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि प्राइमरीज का ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी जो इन एलिजिबल पर्सन है वो रोल्स में इंक्लूडेड ना रहे। तो अभी 30 मई से उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर इन जगहों पे एसआईआर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और एसआईआर को लेके काफी विवाद भी था, तो इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी आ गया है कि इन्हें मैंने जो भी कराया है वो सही तरीके से, मतलब जो है वो कराया है वो उनके जुरिस्डिक्शन में आता है। और इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है कि वो एसआईआर के जो है वो करवा सकता है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई है। फिर अभी डीआरडीओ का एक फैसिलिटी है टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। और ये हरियाणा में है, हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। तो इन्होंने जो है वो एक हाई कैलिबर बॉम्ब का जो है वो सक्सेसफुली जो है वो टेस्ट किया। और इसके लिए काफी सारे लोगों ने जो अरेंजमेंट वगैरह किए थे। टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, ये बैलिस्टिक से रिलेटेड रिसर्च में काम करती है। और हाई कैलिबर बॉम्ब का मतलब होता है ऐसा बॉम्ब जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है वो कर सके। इसका साइज काफी बड़ा होता है, इसका जो कंपोजिशन है वो काफी डेंजरस जो है वो होता है। तो ये टीबीआरएल फैसिलिटी डीआरडीओ की ये हरियाणा। फिर इजरायली फोर्सेस है, इन्होंने बेफोर्ट कैसल इसको सीज कर लिया है। ये एक स्ट्रेटेजिक माउंटेन फोर्ट्रेस है जो कि सदर्न लेबनान में है। तो माना जा रहा है कि ये एक का एक डीपेस्ट इंकर्जन है कंट्री में, मतलब काफी अंदर तक जो है ये इसराइल जो है ये पहुंच गया है। ठीक है, और ये काफी फाइटिंग हुआ यहाँ पे और उसके बाद से इन्होंने इसको जो है वो जो है वो कैप्चर किया है। ये स्ट्रेटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट है इसका एरिया को लेके। ये यहाँ से काफी सारे जो की रूट्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है, यहाँ से काफी सारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं। और ये जो है ये लितानी रिवर को पूरा देखता है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है लेबनान की। और यहाँ का जो वाटर सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए काफी जो है वो इम्पोर्टेंट है। जिससे इसका नाम और लोकेशन ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इस तरह से चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। फिर एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन इनको 27th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया है। और इसके पहले एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, ये रिटायर हो गए, इनका 41 ईयर का सर्विस रहा। तो अब न्यू जो हमारे नेवी चीफ हैं ये कृष्ण स्वामीनाथन इनको बना दिया गया है। ठीक है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होते हैं इंडियन नेवी में। ये मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये देखते हैं जो भी नेवी से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी प्लानिंग वगैरह है, सब यही देखने का काम करते हैं। फिर अभी सदर्न साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ये इसका इनॉग्रेशन होना है, आज होगा ये।
और इसका जो हेडक्वार्टर है ये विशाखापट्टनम में बना है। तो ऑफिशियली आज से ये शुरू हो जाएगा। तो ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है आंध्र प्रदेश के लिए। काफी लंबे समय से यहाँ के जो लोग था उनका डिमांड था। तो ये बना है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। ठीक है, माना जा रहा है कि इससे जो आंध्र का जो रीजन है, जो नॉर्दर्न आंध्र है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेहतर होगा और जो चीजें हैं वो और प्रॉपर तरीके से रेलवेज के थ्रू वहां पे चीजें मैनेज हो सकेगी। तो ये जो नया जोन बना है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक नया मतलब पॉलिसी डिसीजन था कि वहां जो पूरा रीजन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सके, तो इसके लिए ये बना है। फिर इंडिया ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये 1 जून से इफेक्ट में आ जाएगा और ये काफी एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। माना जा रहा है कि इस एग्रीमेंट से जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूस्ट मिलेगा और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, न्यू मार्केट एक बना है, जॉब बढ़ेंगी, स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, आर्टिसंस को, वुमेन को, फार्मर्स को, इनको सबको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। और इसमें इंडिया और ओमान का काफी जो है वो हिस्टोरिकल कल्चर और इकोनॉमिक टाइज है। यहाँ पे काफी नंबर में जो इंडियन डायस्पोरा जो है वो काफी है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इंडियन रेमिटेंसेस फ्रॉम ओमान मतलब ओमान से इंडिया में करीब $2 बिलियन एनुअली जो है वो आता है। इसके साथ ही 6,000 इंडियन इंटरप्राइजेज जो है वो यहाँ वहाँ पे वर्क भी करती हैं। तो दोनों कंट्रीज के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इससे और चीजें बेहतर होंगी और ये ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेगा अमान में। ठीक है, तो जो टेरिफ लाइन जो है वो कम खत्म होंगी तो उससे जो है वो चीजें जो इकॉनमी है उसको और बूस्ट मिलेगा। तो मतलब जो पहले का जो एग्रीमेंट था उसके मुकाबले ये जो एफटीए है मतलब काफी एक इम्प्रूव्ड सिस्टम है। और अभी जो गुड्स वगैरह हैं जिनमें इंपोर्ट ड्यूटीज लगता है ये ज्यादा माना जा रहा है कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है इसको बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, लेदर कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स इनके लिए और बेहतर होगा। फिर इंडिया ने टैरिफ कंसेशंस रखे हैं कुछ मेजर प्रोडक्ट्स पे जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स है, वेजिटेबल्स हैं, एडिबल ऑयल, जैसे वहां से यहाँ आएंगे। ठीक है, तो माना जा रहा है कि इस एग्रीमेंट से दोनों कंट्रीज के लिए जो है वो बेहतर रहेगा और इंडिया का भी और फायदा होगा। ठीक है, और इंडियन जो मेडिसिन हैं इनको भी एक बेहतर एक मार्केट मिलेगा। तो देखना है कि क्या जो है वो इसके और आगे जो है वो बेनिफिट्स होते हैं, मतलब एग्रीमेंट होता है फिर उस पे चीजें जो है वो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। फिर 1 साल बाद पता चलेगा कि हाँ ओवरऑल क्या सिचुएशन है, क्या उसका जो है वो रियलिटी में क्या क्या चीजें जो है वो हुई। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है तो इसमें उन्होंने मतलब कहा है कि ग्लोबली जो हाउसिंग है ये एक क्राइसिस इसका काफी हो गया है। अर्बनाइजेशन बढ़ा है, इनसफिशिएंट कंस्ट्रक्शन है, साथ ही साथ फाइनेंशियलाइजेशन है जिसको कि माना जा रहा है कि इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 3.5 बिलियन लोग हैं ग्लोबली जिनके पास एडिक्वेट हाउसिंग नहीं है और इसमें ओवर अ बिलियन ऐसे लोग हैं जो कि इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में जो है वो रह रहे हैं। ये रिपोर्ट इन्होंने रिलीज किया है 13th वर्ल्ड अर्बन फोरम, ये हुआ अजरबैजान के बाकू में। तो इसमें उन्होंने बताया कि ग्लोबली जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी है वो काफी जो है वो कम हो गई है। और इन्होंने कहा कि जो सदर्न और सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं यहाँ पे ज्यादा राइज देखने को मिला है। प्राइस टू इनकम रेशियो मतलब इनकम उतना नहीं है जितना कि जो हाउसिंग फैसिलिटीज हैं उनके प्राइसेस हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है मतलब इन्होंने जो एक टर्म कई सारी चीजें बताई हैं इसमें फाइनेंशियलाइजेशन भी एक टर्म दिया है। ये क्या होता है, ये होता है द इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टर्स, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड लार्ज पूल ऑफ कैपिटल इन हाउसिंग एंड लैंड मार्केट। मतलब जब बहुत सारे जो लोग हैं जैसे इन्वेस्ट करते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राइस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। जितना उसका प्राइस होना चाहिए किसी भी लैंड का उससे ना रह के उसका जो प्राइस है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्राइसिस जो है वो होती है। तो अब जैसे इंडिया में बताया गया कि जैसे कि एनआरआईज हैं वो क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टर जो है वो बड़े बड़े हाउसिंग जो है उनको परचेज
कर लेते हैं, तो इसकी वजह से बाकी लोगों के लिए जो है वो चीजें और महंगी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। और उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये काफी पुरानी है, वर्ल्ड वॉर 2 के एरा के बाद से ही जो है वो क्राइसिस जो है वो धीरे धीरे बढ़ी है, और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट काफी आ गया है, जिसकी वजह से जो हाउसिंग कॉस्ट है वो काफी बढ़ गई है, और इसकी वजह से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वहां पे और भी प्रॉब्लम्स जो है वो है। तो उन्होंने कहा, मतलब बताया इस रिपोर्ट में कि हाँ, ये हाउसिंग में भी काफी क्राइसिस जो है वो चल रहा है। तो ये कहाँ पे ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, जैसे अभी बताया, बाकू में, ये पूछा जा सकता है। अभी राष्ट्र उपराष्ट्रपति ये कर्नाटका भी गए थे, और यहाँ पे इन्होंने सिरी मथुश्री इंडस्ट्रियल पार्क है, ये बेलथानगढ़ी कर्नाटका में है, तो इसका इनॉग्रेशन किया। और इन्होंने कहा कि ये जो इनिशिएटिव है ये 3000 इंडिविजुअल को डायरेक्टली इससे जो है वो बेनिफिट मिलेगा, और इसमें मेजॉरिटी जो है वो वुमेन है जो कि डिसएडवांटेज बैकग्राउंड की हैं, उनको जो है उनके बेहतरी के लिए ये काम करेगा। ठीक है, तो ये इसका इनॉग्रेशन किया है। बस इंडस्ट्रियल पार्क जाने रहो कि ये कहाँ पे है। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनके डायरेक्टर हैं, इन्होंने अपने कंसर्न रेज किए हैं। एक्चुअली एक ड्रोन अटैक हुआ है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये यूक्रेन में है, और रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया तो मार्च 2022 से ये जो प्लांट है ये रशिया के कंट्रोल में है। ये एक मेजर न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है यूरोप, तो इसको लेके उन्होंने वार्निंग किया है कि अगर इस तरह से ड्रोन, इस अभी तो फिलहाल वहां पे कोई ऐसा लीकेज या कोई खतरा नहीं हुआ है, बट अपने कंसर्न इन्होंने रेज किए हैं, कि वार्निंग भी किया है कि अभी वॉर जो है इसमें ऐसी एक्टिविटीज ना करें जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां उसको डैमेज हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो काफी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ये एनोर्होदार यूक्रेन में है, और इसमें 6 जो है वो VVER 1000 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स हैं, और इसका जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट का है। ये 1980 में बना, और इसके बाद फर्स्ट यूनिट की कमिश्निंग हुई 1984 में, और 6 यूनिट 1995 में बना है। तो इसका जैसे प्लांट का नाम कहाँ पे है या लोकेशन जो है वो पूछा जा सकता है। इंडिया कनाडा रिलेशनशिप से रिलेटेड एक आर्टिकल था, और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया विजिट पे रहे फरवरी से मार्च तक। तो इसके अलावा अभी रिसेंटली इनके कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है वो इंडिया आए थे। दोनों कंट्रीज अब जो बायलेटरल पार्टनरशिप है उसको और बेहतर करने पे जो है वो फोकस कर रहा है। और जो कनाडा के जो PM है उन्होंने कहा है कि इंडिया और कनाडा के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसको वर्क किया जा रहा है, और इस साल के अंत तक 26 के एंड तक फाइनलाइज कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि दोनों कंट्रीज जो बायलेटरल ट्रेड है 2030 तक इसको $50 बिलियन तक जो है वो पहुंचाना चाह रही है, एक ताकि न्यू एक इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में बने, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन हो, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बने, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़े, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है उसको बनाने में जो है वो काम जो है वो किया जा रहा है। जैसे हमें पता है कि कनाडा से जो रिलेशन थे वो पिछले 2 साल काफी खराब थे, और उसके बाद से नए सिरे से दोनों कंट्री जो है वो वर्क करनी कि कैसे रिलेशन को जो है वो बेहतर किया जाए। वहां पे खालिस्तान जो लोग हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप है, उसको लेके एक सपोर्ट था, तो उसको लेके इंडिया ने अपने कंसर्न भी टाइम टू टाइम काफी रेज किए हैं। तो ये सारे इश्यूज। एक मूवी है द वॉइस ऑफ हिंद रजा, ठीक है, ये जो मूवी है इसमें एक दिखाया गया 5 ईयर ओल्ड फ़लस्तीनियन हिंद रज़ा की कैसे जो है वो डेथ हुई इज़राइली फ़ोर्सेस के द्वारा। तो इसको जो है वो पहले इन्होंने बोल दिया था कि इंडिया इज़राइल के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हैं, तो इंडिया में इसको रिलीज़ के लिए अलाउ नहीं किया गया था। बट अभी इसको ए सर्टिफ़िकेट जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है CBFC की तरफ से, ठीक है? ये 2025 में जो है ये फ़िल्म जो है वो बनी थी। तो इसमें जैसे ह्यूमन राइट्स को लेके जो है वो इसमें काफी है कि मुस्लिम्स में काफी दिखाया गया है कि कैसे जो इजराइल की फोर्सेस ने वो किया है, कैसे मारा है। इसको लेके इसको बहुत से लोग सपोर्ट भी करते हैं, बहुत से लोग इसको जो है वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप,
जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं इन्होंने इसका यूज किया है। और एक एक्सो प्लैनेट है VSP 94A उस AB, इसके जो वेदर पैटर्न्स को स्टडी किया है और इन्होंने पाया कि ये एक गैस जायंट है जो कि 700 लाइट ईयर्स जो है वो अवे है। और इसमें इन्होंने क्लाउडी और जो क्लियर साइड था इस प्लैनेट का उसको पूरा जो है वो स्टडी किया। और इन्होंने पाया कि अ, जो इसका जो कंपोजिशन है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अनइवन जो है वो क्लाउड कवर है। तो एक ये माना जा रहा है कि जैसे कि जो टेलीस्कोप बना है ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है नासा का और यूरोपियन एजेंसी का। ठीक है, तो ये लोग मिल के इसको बनाए हैं। और ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का जो है वो सक्सेसर है। माना जा रहा है कि इससे और जो चीजें हैं स्पेस में उनको स्टडी करने में जो है वो हेल्प मिलेगी। ठीक है, और एक्सोप्लैनेट का जो वेदर है उसको समझना कि कैसा उसका क्या कंपोजिशन है ये काफी इम्पोर्टेंट है ताकि पता चल सके कि कैसे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो पूरा पूरा हमारा सिस्टम जो है वो बना, क्या उस टाइम पे सिचुएशन थी, कैसे चीजें इवॉल्व हुई, कैसे सोलर सिस्टम बना, सारे प्लैनेट्स कैसे जो है वो बने। तो जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज होती हैं वो थ्रू टेलीस्कोप ही होती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बड़े जो टेलीस्कोप्स हैं उनको जो है वो लगाया जा रहा है। जैसे कि एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप है, ये अभी बन रहा है नॉर्दर्न चिली में। और ये जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो माना जा रहा है कि इससे और भी जो है वो हेल्प मिलेगी बाकी जो हमारे एक्सोप्लैनेट्स हैं जो उनको स्टडी करने के लिए। तो ये आगे आने वाले टाइम में और भी हमें इंफॉर्मेशन के बारे में मिलेगा। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन है। इंडिया के सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन्होंने सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट जीता कल। और इन्होंने इंडोनेशिया के मोहम्मद सोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान इनको हराया। सिंगापुर ओपन एक एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है जो कि सिंगापुर में होता है 1929 से। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस में पेरिस सेंट जर्मन ये चैंपियन बने हैं। यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल में इन्होंने जो है वो आर्सेनल को हराया। इसके बाद से फ्रांस में काफी जो है वो वायलेंस भी हुआ है जिसमें काफी लोगों की जो है वो डेथ भी हुई है। ठीक है, तो ये है यूईएफए चैंपियंस लीग की बात करें तो ये एक काफी जो है वो यूरोप का प्रीमियर क्लब फुटबॉल कंपटीशन है। और इसमें जो डोमेस्टिकली इसकी जो टॉप टीम होती है वो परफॉर्म करती है। तो ये जो इनके जो नाम है बस ये याद रखना कि कहाँ से है। फिर आईपीएल का फाइनल था कल। और 2026 का जो आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग इसको फिर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इन्होंने जीता है। और सेकंड इनका विन है। लास्ट ईयर 2025 भी आरसीबी ने ही जीता था। और इसमें विराट कोहली हैं, ये सेकंड ओल्डेस्ट प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता आईपीएल में, आईपीएल का फाइनल में। और इसके पहले जो ओल्डेस्ट का जो रिकॉर्ड है वो अनिल कुंबले का है, इन्होंने 38 ईयर्स में जो है ये जीता था 2009 में। वैभव सूर्यवंशी हैं राजस्थान रॉयल्स के, ये यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल का ऑरेंज कैप जीता है। इन्होंने ये 15 साल के हैं, इन्होंने 776 रन बनाए 16 इनिंग्स में। ठीक है, और इसके अलावा जो आईपीएल के मैच में फाइनल में इन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया। और वैभव सूर्यवंशी इन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड जीता, ऑरेंज कैप जीता। का कागिसो रबाडा है गुजरात टाइटंस के, इन्होंने पर्पल कैप जीता। ऑरेंज कैप होता है जो सबसे ज्यादा रन बनाए आईपीएल के किसी भी सीजन में, और पर्पल कैप जो कि सबसे ज्यादा विकेट ले उसको प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी ये इमर्जिंग प्लेयर का भी अवार्ड मिला इन्हें, सुपर स्ट्राइकर अवार्ड भी मिला। इन्होंने सबसे ज्यादा सिक्सेस भी जो है वो बनाए। फिर इसके अलावा साई सुदर्शन है ये गुजरात टाइटंस के, इन्होंने सबसे ज्यादा 4 बनाए। मोहम्मद सिराज हैं गुजरात टाइटन के, इन्होंने मोस्ट डॉट बॉल्स डाली। और
इसके अलावा पंजाब किंग्स इन्हें फेयर प्ले अवार्ड मिला है। तो जैसे आईपीएल होता है तो आईपीएल आईपीएल की ट्रॉफी किसने जीती, इसके अलावा ऑरेंज कैप, पर्पल कैप ये भी पूछे जा सकते हैं, या जैसे वैल्यूएबल प्लेयर है, कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में ये सारी क्वेश्चन भी जो है ये लोग पूछ देते हैं। ठीक है, तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था, और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।